ये पैसे अब तक तो था कि पैसा जो है हम सरकार दिया करती थी, सरकार दे रही थी। लाडली बहना चला एक सिलसिला मध्य प्रदेश से, लाडली बहना पहले यही नरेंद्र मोदी कह रहे थे, रेवड़ी बांट रहे हैं। मनरेगा जब आया था तो लोगों को कहा था कि मनरेगा आने के बाद लोगों को निकम्मा बना देंगे। राशन जब मिल रहा था 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, तो कहा था लोगों ने कि ये जो है देश को बर्बाद कर दे। अब फ्री में बांट रहे हैं, कह रहे हैं फ्री, हालांकि मैं फ्री नहीं मानता हूँ, फ्री शब्द ही गड़बड़ है। ये जो है 5 किलो अनाज मुतामी कर दिया। हमारे यहाँ मुतामी का मतलब होता है रोज, यानी हर महीने इनको मिल रहा है। आप जाइए, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास पक्के का घर है, ईंट का घर है, तो भी आप जाकर के राशन ले आइए। और हमारे देश के नागरिक भी बड़े रीढ़ वाले हैं। ऐसे तो बड़े बड़े ज्ञान बोलेंगे, और लेकिन जहां पे लगेगा कि 2-4 रुपया 5 रुपया फायदा होता है, ले लो। और देशभक्ति का नारा लगाने का ये तो लगेगा कि दुनिया में इससे बड़ा देशभक्त तो है ही नहीं, चांद भी जो है शर्मा जाए, ऐसी देशभक्ति इनकी है। और देशभक्ति इनकी कदम कदम पर घुटने टेकती है। कहीं जो है वो रिश्वत लेने में घुटने टेक देती है, कहीं किसी गरीब को मारने में, कहीं किसी मंदिर के आगे ढोंग करने में, कहीं कुछ और करने में। अभी भागवत जी को भी गालियां पड़ रही है। भागवत जी ने कहा कि मस्जिद मस्जिद क्यों ढूंढ रहे हो मंदिर। अब राम भद्राचार्य से लेकर के झंडूलाल सब गलिया रहे हैं। ये क्या, कहाँ ले जा रहे हैं देश को। और ये जो क्या, ये मतलब क्या कहा जाए इस पर जम्मू भाई, ये पैसे बांटने वाली परंपरा कहाँ जाके थमेगी। आज मुझे लगता है धनंजय भाई, कुछ मामला आपका भावनिक हो गया है, या बहुत दिल आपका दुख रहा है, दर्द हो रहा है, और मैंने आपकी पटना दिल। में जो देखा ना जम्मू भाई, पटना में जो देखा, लड़के बैठे हुए हैं शांति से। अरे पुलिस वाले, तुम कहाँ से आए हो, चांद से उतरे हो? तुम्हारे बाप ने देश पैदा किया है, क्यों मार रहे हो? बात करो ना, नीतीश कुमार को बुलाओ, बोलो बात करो, है औकात तो। समझाओ लड़कों को, समझाने की क्षमता नहीं है, आप लाठी चलाइएगा। और दुख ये है कि ये जो आज लाठी खा रहे हैं लड़के, यही लड़के बनेंगे, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं, यही डीएसपी बनेंगे, यही ये एसडीएम बनेंगे, और यही फिर लाठी चलवाएंगे दूसरे लड़कों पे। इतना, इतनी बेगैरत समाज हमारा है, इसलिए हमको दुख हो रहा है, क्षोभ हो रहा है। इससे इससे ज्यादा दुख की बात यह कि इसमें से आधे बीजेपी को वोट भी देंगे। क्या कहा जाए। मुझे मुझे लगा कि आज आपको गुस्सा आएगा, तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको दुख हो रहा है। तो जब तक, और यही हालत ही ये है कि अखंड परेशानियों में दबा हुआ समाज को गुस्सा नहीं आ रहा है। तो गुस्सा आना ज्यादा जरूरी है, ना कि दुख होना, मायूस होना। देखिए ऐसा है कि अ, यही वो नौजवान है। मैं सुरेंद्र भाई साहब जो कह रहे थे, मैं वो कहने वाला था कि आज नौजवानों में सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता कौन है? देश पूरे पैन इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता। अब वो सब छोड़ दीजिए कि बातें सही है गलत है, अपनी जगह, लेकिन अगर लोकप्रिय नेता, या नौजवानों को ऐसा लगे कि यह दमदार नेता नेता हो, तो ऐसा, ये तमाम जो विश्लेषण लगा दो, उसके बाद जो उत्तर निकलने वाला है, वो उत्तर है मोदी। आज की समाज की वास्तविकता है। और जो नौजवान, जिस नेता को सबसे ज्यादा सवाल पूछने चाहिए थे कि भाई 2014 का वो हर साल 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देने की बात जो मोदी ने इस देश के नौजवानों से किया था, मुझे ये बताइए कि इस देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में नौकरियां क्या मिली? उलट जो नौकरियां थी, वो भी हाथ से लोगों को गंवाना पड़ा। मतलब 10 साल में दो चीजें हो गई। एक, कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात को लेकर इस देश के नौजवान अभिभूत हुए, और उनको लगा कि यार ये है, हर साल दो, 5 साल में 10 करोड़,
और ऐसा करते करते कुछ लोगों ने हिसाब भी लगा लिया कि अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का या भारत का एक भी नौजवान बेरोजगार रहेगा। और इसी 10 साल में आजादी के बाद इतनी भीषण बेरोजगारी का संकट या कहें बेरोजगारों की फौज में इतनी बड़ी तादाद में देश का नौजवान शामिल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद यही वो वादा करने वाला या वादा खिलाफी करने वाला नेता इन्हीं नौजवानों का सबसे लोकप्रिय है। तो इसीलिए इसको दुख होकर नहीं समझा जा सकता। मुद्दा यह है कि हम और आप उस धारा की कीमत चुका रहे हैं। धारा कौन सी? कि भाई राजनीति से दूर हो जाओ। राजनीति आम आदमी का काम नहीं है। राजनीति जो है वो कुछ लोगों का काम है। आपका काम है जीना, ऐश करना, भरोसा करना। और ये जो पूरा समाज को राजनीति मतलब समाज का अराजनीतिकरण, मतलब मराठी हिंदी शब्द सही है नहीं है मैं नहीं जानता, सही है, लेकिन सही है। इंग्लिश में तो कहते हैं नॉन पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। अराजकीयकरण। एपॉलिटिकल। हाँ नहीं सही है। नहीं, अपॉलिटिकल एक अलग चीज है। नॉन पॉलिटिकल, हाँ, अपॉलिटिकल में वो भाव नहीं है कि मुझे राजनीति से घृणा है या मुझे राजनीति से संबंध नहीं रखना चाहिए। अपॉलिटिकल वो है। और नॉन पॉलिटिकलाइजेशन ये है कि भाई ये आम आदमी का काम ही नहीं है। सत्ता के बारे में सोचना, नीतियों के बारे में सोचना, पार्टियों के बारे में सोचना, ये आपका काम नहीं है। आप ये सोचना बंद कर दो। तो नॉन पॉलिटिकलाइजेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस, पॉलिटिकलाइजेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस। हमें याद है सत्ता ने इसको बकायदा एक इरादतन तरीके से भारतीय समाज के अंदर नॉन पॉलिटिकलाइजेशन की प्रोसेस को चलाया है। और उसी प्रकार से नॉन पॉलिटिकलाइजेशन हो, मतलब विचार शून्यता हो। यार आम आदमी का काम सोचना थोड़ी होता है यार, कहाँ सोच रहे हो तुम। अब तो ये हो गया है कि मतलब दिमाग मत खराब करो यार। ये जो होता है ना 5 मिनट में, अरे बंद करो यार, वही पुराना तुम्हारा घिसा पीटा बात करते रहते हो। अच्छा नया क्या करना है ये तो बताओ भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ समाज के अंदर नॉन पॉलिटिकलाइजेशन की एक पूरी प्रोसेस चली, और दूसरे तरफ जो है ना कि ये जो नफरत की जो पूरी एक राजनीति चलाई गई, इसने एक प्रकार से समाज के अंदर इनटॉलरेंस जिसको कहते हैं, उसको जबरदस्त समाज को इनटॉलरेंट बना दिया है। और दूसरी तरफ ये हुआ कि लोगों को कहीं ना कहीं ये समझाने में एक विचारधारा शायद कामयाब हुई है कि भाई दैनंदिन जिंदगी के जो सवाल है वो कोई नई बात नहीं है। बेरोजगारी कोई नई बात नहीं है, महंगाई कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है, गरीबी कोई बात नहीं है। तो ये सब तो सदियों से चले आ रहा है। इसको जरा अपन दूर तो कर लेंगे, लेकिन पहला काम क्या करना है? पहला काम जो है ना कि वो ये करना है कि भाई हमें थोड़ा सा धार्मिक होना है, और खास करके मुस्लिम समाज को जरा ठिकाने लगाना है। ये बहुत चढ़ गए हैं। और ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम इस प्रकार से बुना गया
कि आज जो है ना कि मैं मतलब कई लोगों से जब मिलता हूं तो इससे खुश है कि भाई कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो है काबू में लाया गया। बहुत छतर रहे थे उनको, मतलब अब वो आंख उठा के बात नहीं कर सक रहे और जरा सलीके से हैं। मतलब क्या है कि हिंदुओं में वो एक, जिसको अवचेतना में एक भाव आया है कि जो हम जो या तो सुरक्षित है या फिर मुसलमानों को ठिकाने लगाने का आनंद है। ये जो दो चीज जो एक साथ हुई है ना, इसका मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त एक समाज के स्तर पर एक मन जो बना हुआ है, वो मन ऐसा बना हुआ है कि आप इंसानियत की बात हो, आप गंभीर बात हो, आप जिंदगी के सवाल जो है उन सवालों की बात हो, तो ठहर कर कोई लोग सुनना नहीं चाह रहे। मैं मतलब मैं इससे भी बहुत परेशान हूं कि हमारे रिश्तेदार, मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरे जो दोस्त है, जो दोस्त मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं थे लेकिन दोस्त थे, कॉलेज में पढ़ते थे, ग्रुप हो ही जाता है, ये सब 99% इसमें नफरती हो गए हैं और मुस्लिमों को ठिकाने लगाने का आनंद भाव है उनमें, और अपने आप को हिंदू कहने में वो मतलब वो जो एक पहचान है ना, मतलब हिंदू पैदा हुआ इससे वो संतुष्ट नहीं थे। अब वो असर्ट करना चाहते हैं हम हिंदू हैं। मैं गांव जब गया पिछले साल, मेरे रिश्तेदार, क्योंकि आंध्रा वगैरह में आपको गणपति की मूर्तियां नहीं मिलेगी, आंध्रा वगैरह में आपको राम, सीता और लक्ष्मण, ये तीन खड़े हैं, इसकी मूर्तियां मिलेगी। और वो राम भी वो जो धोती पहना हुआ है और दोनों हाथ नीचे करके खड़ा है, और सीता बीच में है और लक्ष्मण भी वैसा खड़ा है, और धनुष बाण जो है पीछे लटका हुआ है। एक सीधा सीधा साधा मासूम। वो फोटो सभी के घरों में, बड़ी फोटो रहती थी घरों में, मैं अपने रिश्तेदारों के घरों में देखा। जब पिछले साल गया तो गणपति की मूर्तियां अब दिखने लगी। मतलब कल तक जो मेरे रिश्तेदार अपने आप को हिंदू कहते थे, लेकिन वो राम से आइडेंटिफाई कर रहे थे क्योंकि वो ओबीसी है। लेकिन अब उनके अवचेतना में या चेतना में हिंदू का मतलब ये है कि अब गणपति जो है वो हमारा हिंदू प्रतीक है, गणपति। तो उनके जहन में आया कहां से गणपति भाई? और वो भी बहुत जिसको कहते हैं ना कि नफरती सी, या फिर ये जो सरकार है ये बहुत अच्छा कर रही है। भाई अब मैं पूछता हूं अच्छा क्या कर रही है, तो उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं है उनके पास। मैं अच्छा करने के चार जो उत्तर है वो वास्तविक नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। दुनिया में नाम हो रहा, दुनिया में नाम हो रहा। अब मैं कैसे समझाऊं भाई कि इतना बड़ा देश का नाम पहले से ही हो रहा था। इस देश को मतलब वो कोई समुंदर से निकला हुआ तो है नहीं कोई देश ऐसा अचानक, या ज्वालामुखी से फटा हुआ एक देश अचानक 2014 में आकार में आया और नया एक कोई बात हो रही है। तो ये जो पूरा माहौल है ना, इस माहौल में देखिए संघर्ष जो 90 तक जो संघर्ष था, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, विद्यार्थियों का, ये 90 के बाद जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन और कम्युनलिज्म, जिसको अपन कहते हैं सांप्रदायिकता, मंदिर मस्जिद, आप और हम यकीन नहीं कर सकते
आरएसएस के जितने संगठन हैं वो किस स्तर पर हिंदू समाज को जोड़ रहे हैं, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब अभी देखिए, पिछले महीने वो जो एक त्योहार होता है, चांद देखते हैं, करवा चौथ, तो वो लड़कियां, महिलाएं जो है, यहाँ मैंने देखा अपने हाथों के ऊपर मेहंदी वगैरह लगाती है। आपको मालूम है, इस बार मैं आश्चर्यचकित हुआ जब एक बस्ती में गया, तो कह रहे थे कि भाई दिन भर से हमारे जो यहाँ नितिन गडकरी साहब है, उन्होंने बस्तियों में महिलाओं को हाथ में वो लगाने का पूरा इंतजाम करके रखा है। मतलब देखिए, जो महिलाएं हर साल करवा चौथ में अपने हाथ खुद ही रंगाती थी, अब वहां कौन एंट्री मार दिया है? वह एंट्री मार दिया है गडकरी मीन्स आरएसएस ने। अभी हमारे यहाँ खासदार महोत्सव खत्म हुआ है, ये गडकरी जी का खासा महोत्सव है। आप यकीन नहीं करेंगे धनंजय भाई, ये सिर्फ नागपुर में नहीं हो रहा होगा, हर जगह हो रहा है। ये जो भजन मंडली होती है ना, जो सदियों से मुंबई में पहले से हो रहा है। यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे मंदिर के बाहर सदियों से भोजन कराया जाता है और हजारों नहीं की नहीं, वो संख्या में लोग जमा होते ये हैं। पुरानी बात यहाँ हो गई। पे मैं नया एडिशन दे रहा यहाँ पे हूँ। कटोरी दी जाती है, यहाँ पे कई चीजें दी जाती है। मैं नहीं, उसमें जो भाई वो जो दिया जाता था उसका एक सामाजिक ये होगा, लेकिन जो आरएसएस के द्वारा जो एक पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा है, भाई आप भजन मंडली को वो भजन सामग्री दे रहे हैं, और ऐसे एक दो नहीं, हजारों भजन मंडली। और ये सारी भजन मंडली में जो है बुनियादी तौर पे ओबीसी समाज। भी देखो, उच्च वर्णीय जो है ना, वहां की जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी है और कोई नौकरियां करते हैं, ऊंचे पदों पे हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि 6 बजे बस्ती के मंदिर में जाके भजन करते रहें, रात भर जगते रहें। तो मैं देख क्या रहा हूं कि मतलब समाज की वास्तविकता, जिंदगी के वास्तविक अनुभवों से उसको एक बड़े समाज को, एक बड़े तबके को इस तरीके से उसकी माइंड की कंडीशनिंग की गई है कि वो अब जमीनी हकीकत के साथ उसका संबंध नहीं रह गया। वो एक अजीबो दुनिया में जी रहा है, परेशान जरूर है, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा है कि ये परेशानियां 2014 के बाद जो सरकार बनी है उसकी नीतियों की वजह से आ रहा है। क्योंकि उसके अंदर से सवाल, उसका हिंदुआइजेशन करने की प्रक्रिया में सवाल खड़ा करने की जो ताकत है उसकी, वो छीन ली गई है। उसको जो गुस्सा आना चाहिए, वो गुस्सा आने का वो जो प्रोसेस है, वो उसको कमजोर कर दिया गया है। और इसीलिए आज मैं बताओ कि जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, लड़ने जो नहीं लड़ रहे हैं उनको कोई लेन देन नहीं, जो लड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो पिट रहे हैं वो पिट रहे हैं। अच्छा, जो पिटने वाले भी है वो तब तक बात कर रहे हैं जब तक कि उनका मसला, लेकिन बेरोजगारी के खिलाफ कोई लड़ाई खड़ी हो रही है क्या? आज नौजवान और छात्र जिस बुनियादी समस्या से वो ग्रसित है उस पर वो संगठित नहीं होना चाह रहे हैं। ये जो 1100 रुपए आपने दिखाया है ना, पिछले 10 सालों में ये बड़े पैमाने पर सरकारों ने इसका इंतजाम किया है। वो 5 किलो रेशन हो सकता है, कहीं 10 किलो रेशन हो सकता है, कहीं कैश ट्रांसफर के नाम से 1000 रुपए हो सकते हैं, कहीं 2000 हो सकते हैं, कहीं कुछ हो सकता। ये बड़े पैमाने पे जो है हर राज्य में ये एक सरकारी स्कीमें बनी हुई है। और इसीलिए जो तबका आज सबसे ज्यादा संकट में है उसको ऐसा लग रहा है कि यार इतना तो कभी मिलता ही नहीं था।
जिस घर में 2-3 महिलाएं हैं वहां 6,000 आ जा रहा है महीने के। कौन घर ने देखा है 6,000 रुपए गरीबी के दौर में सरकार के यानी बैंक के अकाउंट में आ जा रहा है? और इस चक्कर, मैं कह रहा हूं, कल मेरी आंखें ऐसी खुली कि जब से ऑनलाइन पेमेंट हुआ तो बैंक जाना बंद कर दिया हमने। वो 10 रुपए भी तो हम इसी में दे रहे हैं। तो कल मेरे को किसी काम के लिए 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए था धनंजय भाई। अब मैं गया, 3 महीने का स्टेटमेंट, मैं सोचा 2-3 पन्ने होंगे, 16 पन्ने निकले। और अच्छा हो गया मैंने एप्लीकेशन में 1 साल नहीं मांगा, 1 साल मांगता तो 250 पन्ने हो जाते। तो 16 पन्ने के स्टेट बैंक ने 180 रुपए काट लिए। गप से मेरे मैसेज आ गया। और समाज में सारे गरीबों को समझाया गया है कि भाई आप डिजिटल में करो, डिजिटल में करो। वो 10 रुपए भी खर्चा हो रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। और कभी ना कभी उसको, अरे हाँ बैंक स्टेटमेंट ले आओ, उसको क्या समझ रहा है बैंक स्टेटमेंट? वो पूरा एप्लीकेशन कर रहा है, 100 पन्ने निकल रहे हैं लोगों के, 50 पन्ने निकल रहे हैं, और न जाने कितने पैसे कट जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है। लेकिन ये सबसाइड कहां से हो रहा? अरे जान दो ना, सरकार ने तो दी है ना पैसे, 1,000 रुपए तो आ ही गए ना अपने को, 5,000 तो मिल ही गए ना, क्या फर्क पड़ता है 600 रुपए कट गया तो। मतलब पूंजीवाद ने जनता का गुस्सा सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ ना हो उसका एक इंतजाम किया है। और लोगों का मन और आम लोगों का जो एक पूरी सोचने की प्रक्रिया है वो बहुत व्यवहारिक हो गई है, वो बेईमानी में उतर आए हैं। अब दिक्कत ये है कि ये बेईमानी वो खुद से ही भी कर रहे हैं, ये खुद ही से बेईमानी कर रहे हैं। भाई आपकी और हमारी बात नहीं सुन रही है, ये बेईमानी का एक दूसरा चेहरा है, लेकिन खुद से बेईमानी भी कर ले रहे हैं, ये सिक्के का दूसरा भी पहलू है। तो कुल जमा आज गंभीर राजनीति, देखिए भावनिक स्तर पर किसी मुद्दे पे लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाना ये अलग बात है, लेकिन महंगाई के खिलाफ कोई स्पॉन्टेनिटी से कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता, बेरोजगारी के खिलाफ स्पॉन्टेनियसली आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, आरोग्य के लिए जब कोई मर जाता है तो उसके 4 रिश्तेदार और उसके 4 दोस्त जो है वो कांच फोड़ देंगे, या सरकारी दवाखाना है तो अंदर तोड़फोड़ कर देंगे। लेकिन सरकारी दवाखानों में इंसान जानवर से बदतर उसके हाल है, उस पर क्या सोच है? शिक्षा, तो ये जो मसले हैं, ये मसले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हल नहीं होने वाले। ये मसले के लिए समाज के अंदर एक पॉलिटिकल सोशल कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, उसके बगैर एक चर्निंग जो है नीतियों की बहस के बगैर ये होना संभव नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे राजनीतिक पूरे परिदृश्य में हक की लड़ाई लड़ने वाले, अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले या मेहनतकशों की बात करने वाले, वो राजनीति हाशिए में चल गई है। जब हम और आप चर्चा करते हैं धनंजय भाई की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ 200 करोड़ खर्चा हो गए, भाई परिवर्तन की राजनीति करने वाले के होश उड़ जाते हैं। उस चंदा इकट्ठा करने के बावजूद 10 लाख रुपए उनके इकट्ठे नहीं हो रहे। और जब समाज में इतनी भयंकर अराजकीय वातावरण हो, वहां चुनाव में ये आसान बात है। तो ये दौर है, इसलिए इस दौर में सत्ता निरंकुश है, सत्ता बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं अमानवीय है, और उसका ये चित्र दिख रहा है। और इस चित्र को हम इस ढंग से नहीं समझ पाएंगे। अल्टीमेटली जो सत्ता निरंकुश है वो आम जनता के सामने वो कांस्टेबल ही है, उस सत्ता का प्रतिनिधि। वो जो डंडा जो है ना, वो डंडा भले उसके हाथ में है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का अधिकार उसके हाथ में नहीं है। वो चाह के भी डंडा नहीं मतलब डंडा नहीं फेंक सकता। व्यवस्था और सत्ता उसको कह रही है कि बेटा डंडा चला तू, क्योंकि नौकरियां सिर्फ पुलिस भर्ती में है। अभी पिछले 10 साल अगर देखेंगे तो पुलिस भर्ती में जितनी भर्तियां हुई है उतनी भर्तियां किसी और सेक्टर में नहीं हुई है, सरकारी इसमें। ठीक है, क्यों हुई है भर्ती?
क्योंकि सत्ता को यह मालूम है कि संकट गहरा रहा है, लोग इसलिए उठ खड़े होंगे। तो लोग अच्छा, ये सारे कांस्टेबल कहां से आ रहे हैं? गरीबों के घर के हैं। वो आईपीएस भले नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसमें भी आ रहे होंगे कुछ बहुजन समाज के, लेकिन कांस्टेबल्स वो तमाम गरीब घरानों के, अनेक गरीब घरानों, ये जो सत्ता गरीबों को, बच्चों को पुलिस की नौकरी देती है और उन्हीं से आंदोलनकारियों को पिटवाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम, इसको व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अब इसमें इतना निराश हो जाना है क्या? मैं मानता हूं कि इसमें निराशा की बात नहीं है, ये एक दौर की बात है। एक दौर है जहां मेरी और आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन ये कब तक होगा? क्योंकि ये स्थायी नहीं हो सकता। भूख, बेरोजगारी, गरीबी, विषमता, अशिक्षा, ये स्थायी भाव नहीं हो सकता। आप इसको कुछ दिनों के लिए झांक सकते हैं, लोगों को इससे दूर कर सकते हैं। ये बात अलग है कि देश का बेरोजगार रोजगार के लिए ना लड़ते हुए भगवान को ढूंढने में लग जाए, तो रोजगार के खिलाफ की लड़ाई तो बेरोजगारी के खिलाफ की लड़ाई तो कमजोर होने वाली है।